दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज हम करने वाले हैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के पीवाईक्यू को प्रैक्टिस, वो भी यूनिट नंबर 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो पेपर फरवरी 2022 में हुआ था, जिसको जून 2021 का नाम दिया गया है। वहां जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस यूनिट से, उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और शिफ्ट 2 में जो आपका पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में जो हुआ था यानी मॉर्निंग में जो हुआ था, उनके सभी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं शिफ्ट 2 यानी जो पेपर इवनिंग में हुआ था, उनके क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो पार्ट बी में यहाँ 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी इस यूनिट से पार्ट बी में 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 7 क्वेश्चन आए हैं। ये 4 क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट सी के क्वेश्चन, जो कि 7 है। ठीक है, चलिए तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 243 से। क्वेश्चन आया है, फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सीड मैच्योरेशन। यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको दी है वो सीड के मैच्योरेशन को लेकर है, और पूछा है आपसे कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि है सीड मैच्योरेशंस इन्वॉल्व मेनली द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि सीड मैच्योरेशन के टाइम पर सीड के पास कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि लिपिड, जैसे कि प्रोटीन है। तो ये स्टेटमेंट कितना हद तक सही है, इसको हम यहाँ से देखते हैं। तो जब सीड का मैच्योरेशन होता है तो उस टाइम पर उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि लिपिड्स है, जैसे कि प्रोटीन है। क्यों होते हैं? क्योंकि सीड को मैच्योर होना है तो ऑब्वियसली बात है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको? लिपिड से, स्टार्च से, प्रोटीन से। ठीक है, इसलिए वहां पर सीड मैच्योरेशन के टाइम पर ये प्रोडक्ट स्टोर हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही कहा है, तो ये सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है, अ लार्ज नंबर ऑफ चैपरोन्स इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ लेट एम्ब्रियो अबंडेंट, जिसको लिया प्रोटीन्स भी कहते हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेसिकेशन प्रोसेस ऑफ सीड्स। यहाँ लिखा है कि ये जो लिया प्रोटीन होते हैं, इनका बहुत अच्छा रोल होता है सीड की जो डेसिकेशन प्रोसेस है उसको मतलब हैंडल करने में। जैसे कि देखो आप यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो लिया प्रोटीन होते हैं उनको डिहाइड्रिन प्रोटीन भी बोला जाता है, और ये कौन फॉर्म करता है? एबीए, यानी एबीए जो प्लांट के पास एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन जो होता है इस लिया प्रोटीन को या फिर डिहाइड्रिन प्रोटीन को फॉर्म करता है। क्यों करता है? अगर सीड के अंदर डेसिकेशन हो जाए यानी पानी की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पर भी ये जो सीड होता है सरवाइव कर सके, इसके लिए प्रोटीन फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा है कि ये जो लिया प्रोटीन होते हैं वो अच्छा रोल प्ले करते हैं डेसिकेशन प्रोसेस में सीड की। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट गेट्स रिड्यूस विद द मैच्योरेशन ऑफ सीड। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जब सीड मैच्योर होना शुरू करता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है जैसे जैसे वो मैच्योर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आगे लिखा है, एबीए और जिब्रेलिन बोथ प्रोमोट सीड डोर्मेंसी, यानी कि ये दोनों ही हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड भी और जिब्रेलिन भी। इसमें लिखा है कि ये दोनों ही सीड की डोर्मेंसी को प्रमोट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्रमोट करता है सीड की डोर्मेंसी को, जबकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? ब्रेक करता है सीड की डोर्मेंसी को। तो इन दोनों का जो फंक्शन होता है बिल्कुल अपोजिट है, ये एंटागोनिस्टिक होते हैं इस फंक्शन को लेकर। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कि दोनों ही सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो डी हमारा गलत है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ए बी सी हमारा सही है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आपको ये रेगुलर रिवाइज भी करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन आईडी है 245। क्वेश्चन में पूछा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द फोटो सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन्वॉल्व इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये क्वेश्चन कहां से आया है? फोटोसिंथेसिस से आया है, वो भी लाइट रिएक्शन में। ठीक है,
तो लाइट रिएक्शन में हम जानते हैं कि दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये जो स्टेटमेंट्स आपको दी है, 3 स्टेटमेंट दी हैं और पूछा है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। देखो आपको ये जो वर्ड्स होते हैं इन पर भी अच्छे से ध्यान देना है। इसमें पूछा है कि इनकरेक्ट कौन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। इस पॉइंट को समझाने के लिए डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। देखो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लाइट रिएक्शन का पूरा डायग्राम है। ये फोटो सिस्टम 2 है और ये फोटो सिस्टम 1 है। तो देखो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में ही दो चीजें होती है, एक रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है एंटीना, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फोटो सिस्टम 1 में एक होता है रिएक्शन सेंटर और साइड में होता है एंटीना, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। रिएक्शन सेंटर के अंदर होता है क्लोरोफिल ए, जबकि इस एंटीना के अंदर क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, जेंथोफिल का, कैरोटीनॉइड का, क्लोरोफिल बी का, या फिर ऐसा बोल लीजिए एंटीना का फंक्शन होता है कि वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन सेंटर के पास ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि रिएक्शन सेंटर में कभी भी लाइट की एनर्जी की कमी ना हो। इस तरीके से यहाँ पर भी वो ऐसे ही करते हैं, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर भी लिखा है, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। इसके बाद द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम P680 एंड ट्रांसफर्ड टू QA टू प्रोड्यूस सेमीक्यूनोन, यानी कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है P680 से, जो कि फोटो सिस्टम 2 होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, क्विनोन पर जाता है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ हमने देखा है ये P680 है। P680 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो सबसे पहले फियोफाइटन पर जाता है, ना कि क्विनोन पर जाता है, लेकिन वहां लिखा है कि क्विनोन पर जाता है, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड में देखिए D1 अ प्रोटीन सब यूनिट ऑफ द प्लांट फोटो सिस्टम 1 कोर कॉम्प्लेक्स इज इनकोडेड बाय जीन PSBD। ठीक है, यानी देखो इसमें लिखा है कि ये जो प्रोटीन है D1 प्रोटीन है, ये फोटो सिस्टम 1 में मिलता है, साथ साथ में इसको कौन सा जीन इनकोड करता है, फोटो सिस्टम BD। ठीक है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं फोटो सिस्टम 2 के लिए, यानी इस सिस्टम के लिए 2 प्रोटीन को इन्वॉल्व किया जाता है। एक होता है D1 प्रोटीन, एक होता है D2 प्रोटीन। ठीक है, D1 जो प्रोटीन है उसको एक एंजाइम इनकोड करता है जिसका नाम है PSBA, और D2 को इनकोड कौन करता है, PSB कैपिटल D। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है कि D1 को कौन इनकोड करता है, ये PSBD, जबकि ये क्या होता है, PSBA होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। और हमसे पूछा भी क्या है, गलत ही पूछा है, तो B और C हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 246 से। क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे इन प्लांट। देखो जो प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है उसके रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा है और 4 स्टेटमेंट दी हैं और हमसे पूछा है कि गलत बताना है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है। फर्स्ट को रीड करते हैं। द फर्स्ट 2 कार्बन कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ रुबिस्को इन द क्लोरोप्लास्ट इज ग्लाइकोलेट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस C2 या फिर फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल का पता होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो मतलब कि फोटो रेस्पिरेशन होता है ये 3 ऑर्गेनेल में कंप्लीट होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है रुबिस्को होता है, उसका एक्शन होता है जब O2 के साथ में, तो वो बना देता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो सबसे पहला कंपाउंड जो C2 साइकिल का होता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि जो फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होता है वो ग्लाइकोलेट है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्लाइकोलेट नहीं जबकि फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है। आगे देखिए ग्लाइकोलेट एग्जिट द क्लोरोप्लास्ट एंड एंटर पेरोक्सिसोम। चलिए इसको भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये बना है फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर वहां से फॉस्फेट निकल जाता है, फिर ये बन जाता है ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर
पेरोक्सिसोम में एंट्री कर लेता है ना। और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा है कि जो ग्लाइकोलेट होता है क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर एंट्री कर लेता है पेरोक्सिसोम में, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो ग्लाइकोलेट होता है दैट इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग C2 साइकिल एंटर द क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बात तो गलत है, अभी हमने देखा है ना कि जो ग्लाइकोलेट बनता है वो क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम में जाता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसके बाद जो ग्लाइसिन है इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब यहाँ ग्लाइकोलेट आ चुका था, अब ग्लाइकोलेट से बनता है ग्लाइऑक्सिलेट, उससे बनता है ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन जो बना है पेरोक्सिसोम में लेकिन उसको छोड़कर अब वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही स्टेटमेंट है कि ग्लाइसिन ट्रांसपोर्ट होता है पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा है गलत, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है ना। तो ए एंड सी यानी कि सेकंड ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 247 से पूछा है प्लांट पैथोजेंस प्रोड्यूस इफेक्टर मॉलिक्यूल्स दैट एड इन द क्लोराइजेशन ऑफ देयर होस्ट सेल। कॉलम एक्स के पास है उन इफेक्टर का नेम्स और कॉलम वाई में दिया हुआ है उनका फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर है उस इफेक्टर का नेम और यहाँ है इनका फंक्शन, आपको सही कॉम्बिनेशन बताना है कि किसका क्या फंक्शन है। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको HC टॉक्सिन है, फ्यूसिकोसिन है, GA3 है, TAL है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पर जो कि है FC टॉक्सिन क्या होता है। तो देखिएगा ये जो HC टॉक्सिन होता है ये एक इनहिबिटर है, किसके लिए? हिस्टोन डीएसिटाइलेज के लिए। इन मैनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि मैमल्स हैं, इन सभी के सेल के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है हिस्टोन डीएसिटाइलेज, ठीक है। लेकिन ये जो HC टॉक्सिन होता है जिसको कौन रिलीज करता है? ये कोकिलोबोलस कैर्बोनम नाम की एक फंगस होती है जो इस टॉक्सिन को रिलीज करती है और ये टॉक्सिन इस टारगेट करता है इस एंजाइम को, यानी इस एंजाइम का जो फंक्शन है सेल के अंदर उसको परफॉर्म नहीं करने देता है ये HC टॉक्सिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है HC टॉक्सिन क्या करेगा, देखिए इनहिबिट कर देता है हिस्टोन डीएसिटाइलेज को, ठीक है। तो ए के लिए थर्ड हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ए के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर फ्यूसिकोसिन क्या होता है। तो देखिए ये जो फ्यूसिकोसिन है इसको FC टॉक्सिन भी बोलते हैं, इसको रिलीज करता है फ्यूजिकोकोकम एमिगडेली, ठीक है। ये फंगस है फ्यूजिकोकोकम एमिगडेली, ये क्या करता है? ये FC टॉक्सिन को रिलीज करता है। अब ये FC टॉक्सिन क्या करता है? प्लांट के जो प्लांट सेल होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक H पॉजिटिव ATPase ट्रांसपोर्टर होता है, इसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। ये FC टॉक्सिन क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट H पॉजिटिव ATPase को। इससे क्या होता है? देखो जैसे ही H पॉजिटिव ATPase एक्टिव हो जाता है तो ये स्ट्रोमेटा को ओपन कर देता है और जब स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं तो वो ट्रांसपिरेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी वाटर का लॉस करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे ये FC टॉक्सिन एक्ट करता रहता है ये H पॉजिटिव ATPase हमेशा ओपन हो जाता है और लगातार क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, जिससे एक टाइम पर प्लांट के अंदर वाटर की कमी हो जाती है और वहां पर विल्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये FC टॉक्सिन क्या करता है? एक्ट तो करता है H पॉजिटिव ATPase पर, लेकिन प्लांट में विल्टिंग कर देता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये जो FC टॉक्सिन है ये क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है H पॉजिटिव ATPase को, जिसके कारण प्लांट में विल्टिंग हो जाती है। तो बी का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, थर्ड है GA3, ये तो आपको पता ही होगा। GA3 क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड है जो कि एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट के अंदर मिलने वाला एक हार्मोन है जिसका काम होता है प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करना, ठीक है। तो इसके लिए सही हो जाएगा एक्सेलरेट द ग्रोथ, तो सी के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इसके बाद बात करते हैं TAL क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। ये एक्टिवेट कर देते हैं स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन को, इसके नाम से इंडिकेशन है ये ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करने वाला मॉलिक्यूल है, तो ये स्पेसिफिक जीन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा एक्टिवेट स्पेसिफिक होस्ट जीन एक्सप्रेशन, यानी डी के लिए हो जाएगा 1। तो आप मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, डी का 1 है, इन दो में है सी का सेकेंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन,
ठीक है, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1, ये सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नई है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको लगातार रिवाइज भी करते रहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जिसका क्वेश्चन आईडी है 248। ठीक है, प्लांट्स आर नोन टू सिंथेसाइज मोर देन 30,000 टर्पिनोइड्स इन्वॉल्विंग 4 stages of biosynthesis. Following are the list of biosynthetic steps and the key classes of enzyme involved in this. ठीक है, ये तो दिए हैं स्टेप्स जो कि टर्पिनोइड की फॉर्मेशन के लिए होते हैं और यहाँ पर दिया है एंजाइम की कौन से स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। आपको पता ही होगा टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जो प्लांट के अंदर फॉर्म होते हैं, उनकी डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहला स्टेप होता है बायोसिंथेसिस ऑफ 2 बेसिक C5 यूनिट। जितने भी टर्पिनोइड होते हैं वो एक C5 यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है उस C5 यूनिट का बायोसिंथेसिस होना, है ना। तो इसके लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज HMG CoA सिंथेज। ठीक है, यानी C5 यूनिट की फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद फिर C5 यूनिट बनने के बाद वो बार बार रिपीट होते हैं और ऐड होते रहते हैं, जिससे कि टर्पिनोइड बनता है। तो रिपीटेटिव एडिशन ऑफ C5 यूनिट को कौन करता है, पेरिनाइल ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम है जो इसका रिपीटेशन एडिशन कराता रहता है। ठीक है, इसके बाद जो बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन फॉर्मेशन है फिर वो होती है, जिसको कौन करता है, टर्पीन सिंथेज करता है। इसके बाद फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन होना है, उस स्केलेटन में कोई मॉडिफिकेशन होगा तो उसे कौन करेगा, P450 मोनो ऑक्सीजनेज करेगा। ठीक है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये समझ आया है तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, बायोसिंथेसिस ऑफ द 2 बेसिक 5 कार्बन यूनिट कौन करता है, ये करता है HMG। तो यानी ए के लिए हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ए के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद उनको एडिशन कौन कराता है, पेरिनाइल ट्रांसफेरेज, यानी बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का यहाँ पर फोर्थ भी दिया हुआ है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक टर्पिनोइड स्केलेटन, ये कौन करता है, टर्पीन सिंथेज करते हैं, यानी सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ स्केलेटन, ये कौन करता है, P450 मोनो ऑक्सीजनेज, यानी डी का हो जाएगा सेकंड। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन आईडी 249 से आया हुआ है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर्स इन प्लांट सेल। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है नाइट्रेट के ट्रांसपोर्टर के लिए। ठीक है, अभी हमने जब पार्ट बी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था तो वहां पर अमोनियम ट्रांसपोर्टर के बारे में बात हुई थी। तो ये जो 2 टॉपिक है, अमोनियम ट्रांसपोर्टर और नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर, यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। हालांकि पहले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं, तो आप भी इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर ले अपने नोट्स में, ताकि यहाँ से अगर आगे क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएं। ठीक है, तो नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर के बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे 4 स्टेटमेंट आपको दिया है और पूछा है कि उनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। नाइट्रेट अपटेक डिस्प्ले 2 सैचुरेबल फेज विद Km इन द माइक्रोमोलर रेंज फॉर द हाई एफिनिटी सिस्टम एंड इन द मिलीमोलर रेंज फॉर द लो एफिनिटी सिस्टम। बिल्कुल नया सा स्टेटमेंट है। देखो, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो नाइट्रेट कंसंट्रेशन है इन द सोइल कैन वेरी फ्रॉम द माइक्रोमोलर टू मिलीमोलर रेंज एज नाइट्रेट आयन इज रियली डिजोल्व एंड वेरी मोबाइल इन द सोइल। देखो, ये जो नाइट्रेट का कंसंट्रेशन है सोइल के अंदर वो वेरी करता रहता है, कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ही अगर सोइल के अंदर इसका कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्लांट को भी अपने अंदर ऐसा ही सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि वो उस फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सके। अगर ज़्यादा है तो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सफिशिएंट अमाउंट में ही नाइट्रेट को अपटेक करे। अगर बाहर कम नाइट्रेट है तो उसके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है,
तो देखिए प्लांट ने भी अपने अंदर इवॉल्व कर लिया है नाइट्रेट को अपटेक करने के लिए दो सिस्टम को। एक होता है लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर सिस्टम जिसको लेट्स बोलते हैं, और एक होता है हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हेट्स बोलते हैं। ठीक है, लेट्स एंड हेट्स ये किस लिए है, ताकि सोइल में जिस तरीके से भी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है नाइट्रेट की उसको हैंडल किया जा सके, है ना। तो अगर लो एफिनिटी है तो इसके लिए होता है मिलीमोलार, और अगर हाई एफिनिटी है तो उसके लिए माइक्रोमोलार, है ना। और इस स्टेटमेंट में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है कि नाइट्रेट अपटेक करने के लिए दो फेज होती है, एक मतलब माइक्रोमोलार होता है हाई एफिनिटी सिस्टम के लिए और मिलीमोलार होता है फॉर द लो एफिनिटी सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब ये तो सिस्टम इवॉल्व कर लिया है प्लांट ने। अब प्लांट ने कुछ ट्रांसपोर्टर भी फॉर्म किए हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लो एफिनिटी के लिए होते हैं, मतलब जब लो एफिनिटी होगा सिस्टम तभी क्या करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि वो अपटेक करेंगे ट्रांसपोर्टर। ठीक है, और अगर हाई एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है तो उसके लिए भी अलग से ट्रांसपोर्टर रखे गए हैं, है ना, समझे आप। यानी प्लांट के पास दो सिस्टम में अलग अलग ट्रांसपोर्टर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लो एफिनिटी में काम करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई एफिनिटी में काम करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों सिस्टम के लिए काम करते हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे भी होते हैं जो दोनों के लिए काम करते हैं। उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा गया है अराबिडोप्सिस के अंदर, जो कि है NRT 1.1। NRT का मतलब है नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर में जो 1.1 होता है इसके पास ड्यूअल एफिनिटी होती है नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर के लिए, यानी वो दोनों के लिए काम करता है। और कहाँ देखा गया है, ये अराबिडोप्सिस के अंदर देखा गया है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, बी द अराबिडोप्सिस एट NRT 1.1 इज अ ड्यूअल एफिनिटी नाइट्रेट ट्रांसपोर्टर। तो ये बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो NRT 1.2 है ये पार्टिसिपेट करता है हाई एफिनिटी अपटेक में, ये नहीं होता, ये गलत ऑप्शन है। और 2.1 और 2.2 भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं लो एफिनिटी में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सही आंसर है वो ए और बी होता है। तो यहाँ पर ए बी दिया हुआ है इन द थर्ड ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए और बी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन ID 250 से। क्वेश्चन है ग्लाइकोफाइट्स आर सोल्ट सेंसिटिव प्लांट्स वाइल हेलोफाइट्स आर सोल्ट टॉलरेट प्लांट। देखो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट इस स्टेटमेंट से ही आप सही कर सकते थे। ठीक है, यहाँ आपको दे दिया गया है कि जो ग्लाइकोफाइट्स होते हैं वो सोल्ट सेंसिटिव होते हैं, यानी सोल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको टॉलरेट नहीं कर सकते अगर ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो हेलोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके पास चाहे कितना भी सोल्ट का कंसंट्रेशन हो जाए वो उसको हैंडल कर लेते हैं, यानी कि ये क्या है, सोल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर सही है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। जो ग्लाइकोफाइट्स होते हैं एनहांस द अपटेक ऑफ आयंस, यानी ये कह रहा है कि जो ग्लाइकोफाइट्स होते हैं वो आयन के अपटेक को बढ़ा देते हैं। लेकिन क्यों बढ़ाएंगे, अभी हमने पढ़ा है कि जो ग्लाइकोफाइट्स है वो तो सोल्ट के सेंसिटिव है, तो सोल्ट भी तो एक आयन ही होता है ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव आया है तो ये आयन है, Cl नेगेटिव है तो ये भी आयन है, तो सोल्ट भी तो एक आयन ही है। तो अगर वो सोल्ट के लिए सेंसिटिव है तो बाकी जो आयन्स है वो उनके लिए भी सेंसिटिव होगा, तो वो अपटेक ऑफ आयन को एनहांस नहीं करता है क्योंकि वो सोल्ट सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में कहा है जो ग्लाइकोफाइट्स है एक्टिवली पंप आयंस बैक इनटू द सॉइल। एग्जैक्टली, अगर वो सोल्ट के लिए सेंसिटिव हैं और फिर भी उनके पास अगर सोल्ट आ जाता है या फिर आयंस आ जाते हैं तो वो अपनी एटीपी का इस्तेमाल करके, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस आयन को फिर से सॉइल में पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो उतना हैंडल नहीं कर सकते आयन की या फिर सोल्ट की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी ऐसा ही है कि वो एक्टिवली पंप कर देते हैं उन आयंस को इनटू द सॉइल में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा है जो हेलोफाइट्स होते हैं हैव एबिलिटी टू रेजिस्ट नेट आयन अपटेक इन द शूट। एग्जैक्टली, अभी हमने पढ़ा है कि जो हेलोफाइट्स होते हैं वो सोल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। तो अगर उनके पास ज़्यादा मतलब आयंस आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, उसको रेजिस्ट कर सकते हैं।
उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि अगर आयंस ज़्यादा आ जाए वो फिर भी वहाँ नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है जो हेलोफाइट्स होते हैं हैव ग्रेटर कैपेसिटी फॉर वैक्यूलर सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ आयंस। यानी कि देखो हमने ये तो जान लिया है कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं, सोल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, आयंस की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाती है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन क्यों कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो आयन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि वैक्यूल क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल होता है। जो भी एक्स्ट्रा है सेल के पास उसे वैक्यूल में स्टोर कर दिया जाता है। तो हेलोफाइट के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उनके पास बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो आयंस को अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं सेल में तो उन आयंस को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिससे सेल की जो अदर एक्टिविटी है उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता और प्लांट भी अच्छे से सर्वाइव करता रहता है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही लिखा है कि जो हेलोफाइट्स होते हैं उनके वैक्यूल के पास अच्छी कैपेबिलिटी होती है आयन को स्टोर करने की। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे सही पूछा है तो सही कौन सा है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो बी सी डी फोर्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं। 7 क्वेश्चन आए हैं, 7 के 7 हमने कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।